डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास चैप्टर नंबर 4 की ही है। जैसा कि हमने पिछली कक्षा में पिछले पीरियड में पढ़ा है, बायो-सावर्ट का नियम पढ़ा है हमने और वृत्ताकार धारावाही पाश के नज़दीक चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण ज्ञात किया है। आज उसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे और हमें पढ़ना है एम्पियर का परिपथीय नियम। एम्पियर ने परिपथ से संबंधित एक नियम दिया जो एम्पियर का परिपथीय नियम कहलाता है। ये जो नियम है ये एक्चुअल में बायो-सावर्ट का नियम जो हमने पढ़े थे उसी का एक वैकल्पिक और इंटरेस्टिंग उपयोग है या उपाय है। अब हमको ये देखना है कि ये एम्पियर ने जो नियम बनाया परिपथीय नियम, ये किसके लिए है। दरअसल में ये अभी तक हम जो पढ़ रहे थे विद्युत धारा का प्रवाह एक चालक में, तो हमने एक चालक तार को लेकर के बायो-सावर्ट का नियम देखा। फिर हमने देखा कि उस चालक तार के पास चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण क्या होता है, उसकी हमने गणना की, उसका डेरिवेशन किया। फिर चालक तार के स्थान पर हमने एक वृत्ताकार पाश को या लूप को लेके उसके अक्ष से कुछ दूरी पर एक बिंदु लेकर के चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण ज्ञात किया। तो हम क्या कर रहे हैं, चालक की आकृति को बदलते जा रहे हैं और चालक की आकृति के बदलने की वजह से जब उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके नज़दीक जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है उसके परिमाण में भी बदलाव आता है। ये हम देख रहे हैं। हमने एक चालक तार के नज़दीक देखा, फिर हमने एक वृत्ताकार लूप या पाश के नज़दीक देखा। अब एम्पियर ने जो बताया वो किसी पृष्ठ के बारे में बताया। एम्पियर का ये कहना है कि किसी चालक के पृष्ठ पर अगर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, मान लीजिए कोई चालक है और उस चालक को हम ऐसी आकृति का लेते हैं, मान लीजिए वो आयताकार है या वृत्ताकार है या जैसे भी, जैसे मान लीजिए डस्टर है, तो इसका पृष्ठ या सरफेस आपको दिख रहा है। यहाँ से विद्युत धारा जब प्रवाह होगी तो केवल एक चालक नहीं है ये, बल्कि ये क्या है, एक पूरा पृष्ठ है जिसमें से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तो आपको ये स्पष्ट दिख रहा होगा, ये पृष्ठ, इस पृष्ठ से जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है उसके संबंधित एम्पियर ने एक नियम बनाया जिसको हम क्या कहेंगे, एम्पियर का परिपथीय नियम। और इस नियम के अकॉर्डिंग आपको जो कैलकुलेशन करना है वो फिर वही बात है कि चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण आपको निकालना है। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि इस नियम को हम कैसे लागू करते हैं और किसके लिए लागू करते हैं। तो सबसे पहले इस डायग्राम में आपको जो डिटेल यहाँ पर लिखा हुआ दिख रहा है, इसके माध्यम से ये समझना है कि अगर किसी पृष्ठ पर विद्युत धारा पूरे पृष्ठ पर प्रवाहित हो रही है तो वहाँ पर उसके माध्यम से जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा वो और उस पृष्ठ के बीच जो संबंध है, यानी कि हम ये कह सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी, और अगर हम पृष्ठ के एक छोटे अवयव को डीएल से दर्शा रहे हैं तो वो हो जाएगा वेक्टर डीएल। तो यानी कि हम बात कर रहे हैं वेक्टर बी यानी चुंबकीय क्षेत्र और इसके साथ साथ है इनटू वेक्टर डीएल यानी डॉट प्रोडक्ट है ये इसका, और इन दोनों के गुणनफल को हम यहाँ देखते हैं। ये गुणनफल अगर पूरे पृष्ठ के लिए लिया जाए यानी कि हमको समाकलन करना होगा, तो ये नियम कहता है कि ये जो गुणनफल या समाकलित राशि होती है पृष्ठ के लिए, ये होती है μ0 इंटू आई के बराबर। जो आई यहाँ पर है वो उस पृष्ठ से प्रवाहित होने वाली धारा का मान है। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि किसी पृष्ठ से अगर कोई धारा प्रवाहित हो रही है और वो धारा पूरे पृष्ठ से होकर जा रही है तो पृष्ठ की कुछ सीमा होती है। जैसे मैंने यहाँ पर ये आपको बताने के लिए बनाया है, इसमें आप देख सकते हो, आपको ये दिख रहा है एक पृष्ठ, गोल पृष्ठ दिख रहा है, इसमें बीच में सर्कल भी दिख रहा है। मैंने कुछ लाइन खींचा और अंदर भी आपको लाइन दिखाई दे रही हो, दिखी लाइन। तो ये लाइन विद्युत धारा को दिखा रही है कि विद्युत धारा इस तरफ से इस तरफ की तरफ इस पूरे पृष्ठ से होकर जा रही है। तो पृष्ठ की सीमा रेखा को अगर हम देखा जाए या पृष्ठ की सतह को देखें तो हमको ऐसे घुमाकर देखना होगा। यहाँ पर सी लिखा है, जो सी है वो आपके बुक में जो डायग्राम दिया है उसमें भी सतह के लिए है। तो ये सीमा की सतह है,
यहाँ से पूरी विद्युत धारा बाहर की तरफ इधर जा रही है। ऐसी स्थिति में जब इस पृष्ठ से विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो उसकी वजह से, चूंकि ये भी एक चालक है, तो इसके वजह से जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा जिसको हम वेक्टर बी से दर्शा रहे हैं, वो वेक्टर बी, और इस पृष्ठ के छोटे से अवयव को, मान लीजिए मैंने ये वाला इतना अवयव लिया, इसको मैंने नाम दे दिया डीएल। तो ऐसे डीएल 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 पूरे मिलके जब संयोजित होंगे तो ये पूरा पृष्ठ बन जाएगा। पूरा पृष्ठ बनाने के लिए हमको सारे डीएल का समाकलन करना पड़ेगा। समाकलित करने का मतलब ये होता है कि छोटी छोटी राशियों को जोड़ करके हम इकट्ठा करके पूरा पृष्ठ बनाते हैं। तो यहाँ पर जो समाकलित किए जाने वाला अवयव है, यदि वो अवयव की साइज को आप कम करेंगे, छोटा करेंगे, तो अवयव की संख्या बढ़ जाएगी। जैसे हम एक परिधि की बात करें, जो हमारे पास, मान लीजिए देखिए यहाँ पर एक मैं वृत्त बना रहा हूँ, इस वृत्त की परिधि में अगर मैं इतने बड़े बड़े भाग करता हूँ इसके, ठीक है, तो इसके जितने इतने बड़े बड़े भाग होंगे, अगर मैं इन भागों को छोटा कर दूँ, छोटे छोटे भाग लेना शुरू कर दूँ, तो छोटे भाग अगर लूँगा तो इसकी संख्या पिछले भागों की संख्या से ज़्यादा बढ़ जाएगी। वही बात यहाँ पर बताई गई। तो अब यहाँ पर आपको ये समझना है कि ऐसी स्थिति में हम कैलकुलेशन कैसे करते हैं। कैसे करोगे आप कैलकुलेशन? यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं डीएल की। डीएल क्या है? एक छोटा सा भाग है, उसका एक छोटा हिस्सा है। आपको डायग्राम में दिखाता हूँ। डायग्राम में आप देखिए यहाँ पर बना हुआ है, जो ये देखिए, इसमें सी से हमने सतह को दिखाया है, और उसी डायग्राम में इस चीज को देखिए। अब आप दिख रहा है, इसमें हम वही धारा को, अब ये पृष्ठ मान लीजिए मैं ऐसा कर देता हूं, तो मैं ये कहूंगा कि इसके ऊपर की सतह से यहाँ से पूरी विद्युत धाराएं प्रवाहित हो रही है। तो इस तरह की स्थिति जब आती है तो एम्पियर ने ये नियम बताया कि ऐसी स्थिति में पूरे पृष्ठ के लिए जब हम इस कैलकुलेशन को करेंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा? हमको उसका समाकलन करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए चिन्ह दिख नहीं रहा स्पष्ट, ये मैंने लिख दिया है, समाकलन वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल इज इक्वल टू म्यू 0 इंटू आई। यानी ऐसी स्थिति में हम ये कहेंगे कि इन दोनों का जो गुणनफल है ये प्रवाहित होने वाली धारा के म्यू 0 गुना होता है। तो ये आपका कहलाता है एम्पियर का परिपथी नियम। यहाँ पर लिखा हुआ है स्पष्ट, यह समाकलन यानी कि ये लेफ्ट हैंड साइड पृष्ठ से प्रवाहित होने वाली कुल विद्युत धारा का म्यू 0 गुना होता है। अर्थात हम जो चुंबकीय क्षेत्र है और जो अवयव है उसका, उन दोनों का जब गुणनफल करते हैं और उसका समाकलन लेते हैं तो वो परिमाण जो होगा या वो गुणनफल जो होगा वो म्यू 0 आई इंटू आई के बराबर होगा। और आपको मालूम है म्यू 0 यहाँ पर नियतांक है और आई हमारा जो उस सतह से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा है। ऐसी स्थिति में आपको यहाँ पर एक और चीज बता रहे हैं कि जो दक्षिण हस्त नियम से दिशा प्राप्त होगी वो कैसे प्राप्त होगी। देखिए मैं इसकी सतह पर आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर विद्युत धारा इस तरफ प्रवाहित हो रही है और मैंने ऐसी स्थिति में अगर अपने राइट हैंड को ऐसा रखा और ये उंगलियों को मैंने इस तरह मोड़ा, तो ये जो एरो बना है आपको सी में सतह के रूप में, सतह के पास एरो बना दिख रहा है, तो ये एरो की दिशा में मेरी उंगलियां होंगी। तो आप देख सकते हैं कि मेरे अंगूठे की दिशा किधर जा रही है। अंगूठे की दिशा उस दिशा को बताती है जिसमें विद्युत धारा को धनात्मक माना गया। धनात्मक माने जाने का मतलब है ये लेफ्ट से राइट की तरफ विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। इस तरह से हमारे पास एक निष्कर्ष आया कि एम्पियर का परिपथी नियम बहुत छोटा सा है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो किसी पृष्ठ या सतह से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर लागू होता है। और इसके लिए ऐसे प्रकरणों में ऐसे पाश, जिसे एम्पियर पाश कहते हैं, उनका चयन भी संभव है। अगर हम पाश लेते हैं तो पाश के प्रत्येक बिंदु पर क्या होगा, या तो वेक्टर बी यानी वो जो चुंबकीय क्षेत्र है वो पाश के स्पर्श रेखीय होगा, मतलब उसके स्पर्श रेखीय मतलब उसके संगत होकर के जाएगा वेक्टर बी यानी चुंबकीय क्षेत्र के स्पर्श रेखीय, और शून्यतम नियतांक, यहाँ पर शून्यतम नियतांक बी को बोला है, कैपिटल बी को। या फिर क्या होगा, पाश के अभिलंबवत। हम किसकी बात कर रहे हैं, इसको फिर से एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। ये हम बात कर रहे हैं पाश के प्रत्येक बिंदु पर, पाश के प्रत्येक बिंदु पर, जो भी पाश हम ले रहे हैं एम्पियर पाश, उसके प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र जो होगा वेक्टर बी वो पाश के स्पर्श रेखीय होगा। वेक्टर बी पाश के अभिलंबवत, मतलब उसके क्षैतिज भी हो सकता है और उसके ऐसा भी हो सकता है और ऐसा अभिलंबवत भी हो सकता है। ठीक है, अभिलंबवत होगा तो ऐसा होगा स्पर्श रेखीय, इस तरह से आप देख सकते हैं, इसके सतह को स्पर्श करते जाता हुआ। अगर मैं सतह के द्वारा बताना चाहूँ तो मैं ऐसा भी बता सकता हूँ, ये स्पर्श रेखीय हो गया और अभिलंबवत हो गया वेक्टर बी, तो वैसा हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों बातें हो। तीसरी बात यह वेक्टर बी नष्ट हो जाता है।
यानी कि कहीं ऐसा भी होता है कि सतह पर वेक्टर बी पाश के प्रत्येक बिंदु पर शून्य भी हो जाता है। अब मान लीजिए वेक्टर एल पाश की वह लंबाई है जिसके लिए वेक्टर बी स्पर्श रेखीय। अब एक पहली कंडीशन स्पर्श रेखीय के लिए बात करते हैं, और ऐसी स्थिति में जो परिबद्ध विद्युत धारा है उसको आई ई से दर्शा रहे हैं। तो समीकरण को हम किस प्रकार से लिख पाएंगे? बी एल इज इक्वल टू म्यू जीरो आई ई। ठीक है, अब ये बी एल अकेला क्यों आया यहाँ पर? क्योंकि यहाँ पर आप देखिए वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल, ये कैसा प्रोडक्ट है? डॉट प्रोडक्ट है, यानी अदिश गुणनफल है। तो अदिश गुणनफल में इसका परिमाण क्या आएगा? बी, अगर हम डीएल को लें तो बी डीएल कॉस थीटा। और थीटा की बात आ गई यहाँ पर, जब हम स्पर्श रेखीय बोल रहे हैं इसका मतलब थीटा कितना है? थीटा की वैल्यू स्पर्श रेखीय होने की स्थिति में थीटा की वैल्यू हो जाएगी 0 डिग्री, और cos 0 का मान होता है 1। ऐसी स्थिति में हमारे पास रिजल्ट में केवल क्या बचेगा? b इंटू एल। वही चीज यहाँ पर लिखिए, देखो बी एल इज इक्वल टू म्यू जीरो आई। क्लियर हुई बात? स्पर्श रेखीय का मतलब है, देखिए फिर से बता दे रहा हूँ, स्पर्श रेखीय मतलब एक सतह ये है इसकी पृष्ठ की, और ये वेक्टर बी है मान लीजिए। अभी कैसा है? अभिलंबवत, यानी इन दोनों के बीच का कोण है 90 अंश। अगर मैंने ऐसा कर दिया तो कोण कितना हो गया? 0 अंश। ठीक है, दोनों स्थिति में चूंकि यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट है, अदिश गुणनफल है, इसलिए इसका परिमाण कैसा होगा? बी एल कॉस थीटा, या वेक्टर एल को अकेला ले रहे हैं तो बी एल कॉस थीटा। तो बी एल कॉस थीटा में बी एल कॉस 0 की वैल्यू 1, तो क्या मिला आपको? बी एल इज इक्वल टू म्यू जीरो इंटू आई। ये रिजल्ट हमारा कब आ रहा है? जब हम ये कह रहे हैं कि कैपिटल एल पाश की वह लंबाई है। अब यहाँ पे समाकलन की बात खत्म हो गई, पाश की पूरे पाश की लंबाई की बात कर दे रहे हैं, तो सीधे हमने बी इंटू एल को लिया यहाँ पर, और उसके बीच का कोण कितना लिया आपने? 0, क्योंकि स्पर्श रेखीय है। अभिलंबवत होगा तो आप खुद निकाल सकते क्या होगा? अभिलंबवत होने पर थीटा कितना होगा? कोई बताओ कितना? 90 अंश। वेरी गुड। तो 90 अंश होगा, तो उस स्थिति में cos 90 की वैल्यू कितनी होगी? 0। तो 0 होने का मतलब b नष्ट हो जाता है, लिखा है यहाँ पर, लिखा है ना? नष्ट होने का मतलब चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण 0 हो गया। तो अब आपको ये दोनों स्थिति समझ में आ गई। ये दोनों किस पर निर्भर कर रही हैं? उनके बीच के कोण पर, यानी थीटा के ऊपर निर्भर करती है। अब आगे देखते हैं क्या है इसमें। जब किसी निकाय में इस प्रकार की सममिति हो, जैसा कि चित्र 4.15 में सीधे विद्युत धारावाही अनंत तार के लिए है, तब एम्पीयर का नियम हमें चुंबकीय क्षेत्र का एक सरल मूल्यांकन करने योग्य बनाता है, जो ठीक उसी प्रकार है जैसे कि गाउस नियम विद्युत क्षेत्र को निर्धारित करने में हमारी सहायता करता है। इसे नीचे दिए गए उदाहरण में भी दर्शाया गया, एक उदाहरण यहाँ पर दिया, उसमें भी देख सकते हैं। अब देखिए, पाश की सीमा रेखा का चयन एक वृत्त है तथा चुंबकीय क्षेत्र वृत्त की परिधि के स्पर्श रेखीय है। हमने जो ये समीकरण निकाला अभी बी एल इज इक्वल टू म्यू जीरो आई, इसमें हम देखते हैं क्या चेंज होगा। ऐसी स्थिति में हम वृत्त की बात अगर कर रहे हैं, वृत्त की परिधि की बात कर रहे हैं, तो ये जो कैपिटल एल है ये बन जाएगा 2 पाई आर। ये देखो ये बन गया है 2 पाई आर। अगर हम वृत्त की परिधि की बात कर रहे हैं तो इस ऐसी स्थिति में क्या कर रहे हैं हम? एल की वैल्यू हो जाएगी 2 पाई आर। हमारा जो पाश, हमने पहले बोले थे पाश की लंबाई, अब हम बोल रहे हैं पाश कैसा है? वृत्त है ना, ये बोल रहे हैं ना, तो वृत्त लिख रहे हैं तो इसका मतलब इसकी परिधि की बात हो रही है। तो अगर त्रिज्या आर है तो ये क्या हो जाएगी? 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू जीरो आई, या वेक्टर बी इज इक्वल टू, ये वेक्टर है, वेक्टर बी इज इक्वल टू क्या हो गया? म्यू जीरो आई अपॉन 2 पाई आर। इसको ब्रैकेट में, ये जो परिणाम है अनंत लंबाई के तार के लिए है, जो कई दृष्टिकोणों से रोचक है। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं।
आर त्रिज्या के वृत्त के प्रत्येक बिंदु पर क्षेत्र का परिमाण समान है। दूसरे शब्दों में चुंबकीय क्षेत्र में बेलनाकार सममिति है जो क्षेत्र सामान्यतः 3 निर्देशांकों पर निर्भर कर सकता है, केवल एक ही निर्देशांक r पर निर्भर है। यानी कि अगर तार अनंत लंबाई का ले रहे हैं हम तब उसमें यह स्थिति आएगी। r त्रिज्या के वृत्त के प्रत्येक बिंदु पर। इसी तरह और यहाँ पर परिणाम दिख रहे हैं। इस वृत्त के किसी भी बिंदु पर क्षेत्र की दिशा इसके स्पर्श रेखीय इस प्रकार चुंबकीय क्षेत्र की नियत परिमाण की रेखाएं संकेंद्री वृत्त बनाती हैं। 4.1c कहाँ है देखते हैं। 4.1c ऊपर कहीं डायग्राम है इधर। चलिए अभी देखते हैं 4.1c चित्र कहाँ पर है। 4.1c ऊपर मिलेगा। 4.1c ये यहाँ पर 4.1 में आ रहा है ये। जहां हमने शुरू में 3 चित्र देखे थे ना, एक में हमने चुंबकीय सुई था, एक में लोहा चूर्ण था, वही बात आ रही है। ध्यान दीजिए कि लोहा चूर्ण वृत्त केंद्र संकेंद्री व्यवस्थित हो जाते हैं पूरी तरह। ये रेखाएं जिन्हें हम चुंबकीय क्षेत्र रेखा कहते हैं बंद पाश बनाती है। कभी भी ध्यान रखिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होंगी वो किसी ध्रुव के पास अगर आप उसकी संरचना देखोगे तो आपको बंद पाश की तरह मिलेगी। या स्थिर विद्युत क्षेत्र रेखाओं से भिन्न। स्थिर विद्युत क्षेत्र रेखाओं में ये बात नहीं आती थी। यहाँ पर क्या हमको एक नई बात पता चली कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद पाश बनाती हैं। और अगला पॉइंट क्या मिल रहा है हमको, कैसी है ये, स्थिर वैद्युत क्षेत्र रेखाओं से भिन्न है। स्थिर वैद्युत क्षेत्र रेखाएं धन आवेशों से आरंभ तथा ऋण आवेशों पर समाप्त होती हैं। सीधे विद्युत धारावाही चालक के चुंबकीय क्षेत्र के लिए व्यंजक ऑस्टेट प्रयोग का सैद्धांतिक स्पष्टीकरण करता है। एक अन्य ध्यान देने योग्य रोचक बात यह है कि यद्यपि तार अनंत लंबाई का है तथापि शून्यतः दूरी पर इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र अनंत नहीं है। यह केवल तार के अधिकतम पास आने पर विस्फोटित होता है। यह क्षेत्र विद्युत धारा के अनुक्रमणपाती तथा विद्युत धारा स्रोत से दूरी के व्युत्क्रमणपाती। जितने ज्यादा दूर रहेगा उतने इसका परिमाण कम हो जाएगा। लंबे तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को निर्धारित करने का एक सरल नियम है। इस नियम को दक्षिण हस्त नियम कहते हैं। क्या है वो नियम? तार को अपने दाएं हाथ में इस प्रकार पकड़िए, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये मान लीजिए तार है मेरे पास, इसको मैंने दाएं हाथ में इस प्रकार पकड़ लिया कि आपका तना हुआ अंगूठा विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करे, तब आपकी उंगलियों के मुड़ने की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की होगी। इस तरफ से दिखाता हूँ आपको, देखिए ये राइट हैंड है, इसमें मैंने क्या किया है, इसको पकड़ लिया। ये तार है मान लीजिए चालक का, ये अंगूठा मेरा दिखाई दे रहा है आपको तना हुआ। ये अंगूठा क्या बता रहा है? विद्युत क्षेत्र की दिशा, यानी विद्युत यहाँ से इधर प्रवाहित हो रही है। तो उंगलियों की दिशा जिस तरफ होगी ये किसको बताएगी? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, उंगलियों के मुड़ने की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। अगर इस तरह से हम देखते हैं कि ये दोनों परस्पर लंबवत भी है। एम्पियर का परिपथीय नियम बायो-सावर्ट के नियम से भिन्न नहीं है। दोनों ही नियम विद्युत धारा तथा चुंबकीय क्षेत्र में संबंध व्यक्त करते हैं तथा दोनों ही स्थायी विद्युत धारा के समान भौतिक परिणामों को व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो ये आपका थोड़ा सा तुलनात्मक भी हो गया। एम्पियर का परिपथीय नियम और साथ ही साथ में बायो-सावर्ट का नियम, दोनों की तुलना भी यहाँ पर हमने कर लिया है। इसके बाद इसके अनुप्रयोग के रूप में हम पढ़ने वाले हैं परिनालिका तथा टॉरॉइड। लेकिन उसके पहले यहाँ कुछ बातें ऐसी जो ध्यान देने योग्य है कि जब एम्पियर के परिपथीय नियम को किसी भी पास पर लागू किया जा सकता है, परंतु यह हर प्रकरण में चुंबकीय क्षेत्र का मूल्यांकन सदैव ही आसान नहीं बनाता। यानी कि कुछ स्थितियां जहाँ पर विसंगति है इसमें।
ऐसी बहुत सी परिस्थितियां हैं जिनमें उच्च सममिति होती है तथा इस नियम को सुविधापूर्वक लागू किया जा सकता है। मतलब जहाँ सममिति नहीं है वहाँ ये थोड़ा सा दिक्कत देगा। सामान्यतः उपयोग होने वाले अत्यंत उपयोगी चुंबकीय निकायों परिनालिका एवं टॉरॉइड द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को परिग्रहित करने में करेंगे। अब हमने यहाँ पर जो अभी पढ़ा है परिपथ नियम एम्पियर का जो है, इस परिपथ नियम के अनुप्रयोग के रूप में हम परिनालिका और टॉरॉइड के बारे में पढ़ेंगे। अनुप्रयोग कैसा होगा? जो चीज आपने अभी सैद्धांतिक रूप से पढ़ी है, समझी है यहाँ पे कि एम्पियर का परिपथी नियम क्या कह रहा है कि उसमें जो चुंबकीय क्षेत्र है और उसकी सतह यानी पृष्ठ है, इनका गुणनफल μ0 धारा के गुणनफल के बराबर होता है। तो इसकी वजह से कौन कौन से हमको फायदे होते हैं या क्या क्या हम उसका उपयोग कर सकते हैं, कैसे उसका लाभ ले सकते हैं उसके इन गुणों का, जिसकी वजह से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता है, जो परिमाण में वृद्धि है या ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत चुंबकीय क्षेत्र हमको मिले, ऐसी संरचनाओं के बारे में आगे हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। आपको करना यह है कि आपको एम्पियर का परिपथी नियम पढ़ने के पहले बायो-सावर्ट का नियम एक बार पढ़ना है, फिर एम्पियर का परिपथी नियम को आप समझेंगे, दोनों में तुलनात्मक दृष्टिकोण रखते हुए आप आगे बढ़ेंगे। इसके बाद आप एम्पियर के परिपथी नियम के अनुप्रयोग की जब बात करेंगे तब हम फिर परिनालिका और टॉरॉइड को पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही।